करते हैं जिन्ना साहब को ऑन पाकिस्तान 78th इंडिपेंडेंस डे। तो हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट शुरू कर लेते हैं और जिन्ना साहब को आज बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी जो मज़ार कायद है वहाँ पे जाके वहाँ पे चेंज किया गार्ड और वहाँ पे जो फ्लोरल रीथ रखते हैं वो रखा और जो है आज उनको याद किया पाकिस्तान में। जिन्ना साहब जो है उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर 1905 में शुरू किया था। बहुत ही स्टॉन्च किस्म के इंडियन नेशनलिस्ट थे और कांग्रेस को ज़ाहिर है कि इन्होंने ज्वाइन किया था क्योंकि उस वक्त पार्टी ही कांग्रेस थी। और इन्होंने जो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने जो आपको पता ही है कि एक स्कूल शुरू किया था जिसमें वो कहते थे कि जी मुसलमान चूँकि अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं तो उनके लिए उन्होंने शुरू किया था। तो उसको उन्होंने बड़ा रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप डिविजन्स पैदा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए, ये खाली मुसलमान। ये जो कि अब आगे जाके फिर वो जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी उस स्कूल की ये बात कर रहे थे। 1900s में से लेके 1920s तक ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे बिल्कुल फुली एक इंडियन। हालांकि बहुत ही आपको पता ही है सूटेड बूटेड गोरा इनको लोग कहते थे क्योंकि जो है ये इंग्लैंड में बहुत अरसा पढ़ते रहे और फिर लिंकन से इन्होंने बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत ही टिपिकल ब्रिटिश बैरिस्टर का जो स्टाइल होता है वैसा इनका स्टाइल था। और ये भी जो है वो अच्छा नहीं समझते थे कि मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। वो कहते थे सबको मिल के रहना चाहिए। और ये इसीलिए ये जो शिमला का डेपुटेशन हुआ था 1906 में जो गोरे ने किया था, ब्रिटिश ने किया था, तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि गोरा जो है बिल्कुल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है क्योंकि हिंदू और मुसलमान और जैन और क्रिश्चियन जो भी कोई है सब इकट्ठे, सिख जो है वो सब इकट्ठे रह रहे हैं। फिर उसकी वजह से इनकी बहुत तारीफ़ की गई कि जी ये डिवीज़न नहीं चाहते हैं। 1910 में फिर इनको एक मुस्लिम सीट क्रिएट की गई थी स्पेसिफ़िकली जो वाइस रॉय का काउंसिल था और कांग्रेस की तरफ से इनको जो है डेजिग्नेट किया गया था उस मुस्लिम सीट पे और इनको किया था। और इन्होंने जो था डिफ़ीट किया था मुस्लिम लीग के प्रो ब्रिटिश नॉमिनी जो थे उनको और उस सीट के ऊपर आए थे और बहुत इनको बैकिंग थी जो उसी वक्त से कम्युनिटी थी। 1913 में जिन्ना साहब जो है उन्होंने फिर लेकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। उन्होंने देख लिया कि जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस एक कम्युनिटी को जो है साइड पे लगा रही हैं। तो जो नवाब थे उस वक्त के बंगाल के जिन्होंने कि मुस्लिम लीग बनाई थी उन्होंने फिर जिन्ना साहब को कहा कि आप छोड़ दें। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया कि छोड़ दिया कांग्रेस को, ये कांग्रेस के साथ भी रहे और मुस्लिम लीग को भी इन्होंने ज्वाइन किया। और इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुस्लिम इंटरेस्ट जो हैं उनको भी देखना चाहिए एज़ अदर माइनॉरिटीज़ एज़ वेल। हमेशा वो यही बात करते रहे कि जितनी हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो हैं हक उनको पूरी तरह से मिलना चाहिए। और वो बिल्कुल एक ब्रॉडर नेशनल कॉज के अंदर बिलीव करते थे। एज अ लॉयर वो बहुत सारे जो मुकदमे थे बहुत हाई एंड किस्म के और उस वक़्त के मोस्ट एक्सपेंसिव जो थे वकील थे ये। और जो थे ख़ास तौर पे जैसे तिलक जो चार्जेस सेडिशन के आ जाते थे और इस तरह की जो चीज़ें आ जाती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये फ़ाइट करते थे और फिर जीतते थे। कोई केस ऐसा नहीं है, यानी आप सोचें कि कोई एक ऐसा लॉयर जिसने कभी ज़िंदगी में कोई केस ना हारा है, कैसा लॉयर होएगा वो, कैसी वो दलीलें देता होएगा, कैसे रीजनिंग करता होएगा। तो कभी ये जीते, कभी ये हारे नहीं थे, हमेशा जीतते थे जो भी अपना केस लेते थे। और ये ब्रिटिश जो थे ये जो बहुत ब्यूरोक्रेसी को फेवरेटिज्म दिखाते थे तो ये इसको चीज़ को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये इतना जो है वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अपहोल्ड करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स जो है कहीं ना कहीं कुछ कर देता है, ऐसे बायस दिखा देता है। इन 1912 इन्होंने जो है बिल्कुल बड़े ये खिलाफ थे, ये जो रिलीजियस लॉज लेकर आ जाते थे और वही जो हम अभी कहते हैं पाकिस्तान में कि धर्म का कार्ड मत खेलो। उस वक़्त में जिन्ना साहब बहुत ज़्यादा जो है खिलाफ थे और कहते थे ये धर्म के कार्ड जो है मत खेला करो। उस वक़्त भी जो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण कम्युनिटी थी, हिंदू जो थे वो बहुत नापसंद करते थे और मुसलमान भी ये जो इंटर कम्युनल मैरिजेस हो जाते थे और कहते थे कि जी ये कन्वर्जन्स जो हैं इनके हम खिलाफ हैं। तो जिन्ना साहब कहते थे कि भाई अगर कोई एडल्ट है उसकी अगर मर्जी है, अगर वो फ्रीली शादी कोई करना चाहता है और एजुकेटेड इंडियन क्लास को बिलोंग करता है, और इंडियन में वो डिफरेंस नहीं करते थे कि मुसलमान कौन है हिंदू कौन नहीं, वो कहते थे कि इंडियन क्लास जो एजुकेटेड है अगर वो जिससे भी शादी करना चाहती है तो अगर वो एडल्ट्स हैं तो उनको ये इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। जिन्ना साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही आइडलिस्ट थे और बहुत बड़ी एक राइटर थी उस ज़माने की इंडिया की, सरोजनी नायडू। उन्होंने बड़ी इनके बारे में जो है रिसर्च की क्योंकि वो बड़ा इनको क्लोजली, वो बड़ी इनकी फ़ैन थी, बड़ा इनको क्लोजली फॉलो करती थी। तो उन्होंने कहा कि आपको शायद लगता है कि ये
बड़े मगरूर से और प्राउड से नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप उस मास्क के नीचे देखेंगे तो आपको बहुत वार्मथ नज़र आएगी। और आप कहते हैं कि ये बड़ा ही इसमें प्रैग्मेटिज्म है और बड़ा प्रैग्मेटिक है, लेकिन वो कहते हैं कि उस प्रैग्मेटिज्म के नीचे इनकी तबीयत में बहुत शायनेस है, मतलब बहुत ही शर्मीले हैं ये और बहुत आइडलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं और ह्यूमिलिटी है इनके अंदर, ह्यूमैनिटी है, लिबर्टी पे बिलीव करते हैं। तो ये बड़ी उन्होंने इनकी तारीफ़ लिखी जिन्ना साहब की। वो कहते हैं जो इनको जान जाते हैं फिर वो इनके बारे में ये जान जाते हैं। अच्छा, जिन्ना साहब जो हैं कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको पूरी की पूरी पावर्स दे दी जाएं, और हमेशा जिन्ना साहब कहते थे कि जुडिशरी का एक जोर और रोल जो है सिविल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर अदालतें आज़ाद नहीं होंगी तो फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी करेंगी। तो वैसे तो वो कहते थे कि रूल तो जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट का होना चाहिए, लेकिन उस सिविलियन गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी का एब्यूज़ रोकने के लिए बहुत ही एक शक्तिशाली, एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ जो है वो बहुत ये मुश्किलें क्रिएट करेगी एग्जीक्यूटिव जो है। ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे फ्री कंट्री के ऊपर, और जो सिविलियंस हैं कि वो फ्रीली रहें, और इसीलिए उनको गोरे का रूल इतना भाता नहीं था। हालांकि गोरों के साथ बहुत अच्छी उनकी दोस्ती थी, उठना बैठना उनके साथ था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री होने चाहिए और वहाँ पे सिविलियंस का कंट्रोल होना चाहिए, और उस सिविलियन का जो चाहती है कि कौन सी गवर्नमेंट आए। इसके साथ साथ 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वार्न किया मिलिट्री लीडर्स को, और उनको कहा कि यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट एंड यू मस्ट फॉलो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन। तो जिन्ना साहब इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते थे। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ये जो लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता था और उनका ट्रायल नहीं किया जाता था, उसको बहुत ज़्यादा कंडेम करते थे। उसको कहते थे ये ऑपरेशन है और ये कॉन्ट्ररी टू पब्लिक विल है। जैसे कि कुछ लीडर्स को, जैसे गांधी जी तो आपको पता ही है, उनको हर वक्त पकड़ लेते थे गोरे और डाल देते थे जेल के अंदर। इसी तरह और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको, तो वो कहते थे कि ये अगर पब्लिक इनके साथ है तो ये आप जो इनको रोक रहे हैं और इनको डिटेन कर रहे हैं और इनको विदाउट ट्रायल जो है ये आपने जेलों में डाला हुआ है, तो ये अगेंस्ट लॉ है। तो जिन्ना साहब कभी इस चीज़ के हक में नहीं थे कि लोगों को पकड़ो धकड़ो जेलों में डालो, उनके ट्रायल्स ना चलाओ। और तो वो कहते थे ये रिप्रेसिव मेजर्स जो हैं इससे फिर डाइसेंट जो है वो क्रिएट होता है। वो हमेशा जिन्ना साहब कहते थे कि जनता जो है वो वायलेंट नहीं होती है, लेकिन आप उसके साथ ऐसी हरकतें करते हैं कि आप उनको वायलेंट करें। इसी तरह वो कहते थे सिटीजन्स जो हैं वो अनरूली नहीं होते, लेकिन आप जब पब्लिक ग्रीवेंस को नहीं सुनते हैं, एजुकेटेड यूथ के मसले हल नहीं करते हैं, तो फिर वो वायलेंट हो जाते हैं। तो इसका हल सिर्फ यही है कि जब आप यूथ से एक तो मिलें, आप अपनी पब्लिक से हमेशा रब्ता रखें, उनसे मिलें, उनके जो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं उनको आप हमेशा जो है उसको आप उसके लिए आप उनके लिए मेजर्स लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो जर्नलिस्ट थे उनके लिए बहुत ज़्यादा बोलते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि उनके ज़माने में बहुत सारी वॉर्स भी हुई थी। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने देखी थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी थी। उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे वो वॉर जोन्स में जाते थे, मारे जाते थे। उनके ऊपर तो गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, इधर हिंदुस्तान में भी वो करते थे। तो उनको पकड़ लिया जाता था, उनको जेलों में डाल दिया जाता था। तो जिन्ना साहब इस चीज़ के भी बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो जर्नलिस्ट है अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसका क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए और उसको जो है आप फ्री रहने दें, जर्नलिज्म को फ्री रहने दें। उनके वर्ड्स थे ये कि ये जो क्रिटिसिज्म है इट इज़ वाइटल एजुकेशन फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गवर्नमेंट के लिए, कोई भी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, उसके लिए ये एक एजुकेशन का जो है, ये जो क्रिटिसिज्म है जर्नलिस्ट का वो रखती है, तो उसको ज़रूर गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। जिन्ना साहब जो हैं वो बहुत ही, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही एक तो केपेबल, बहुत ही काबिल, जैसे कि मैंने आपको बताया ज़िंदगी में कभी कोई केस आ रहे नहीं थे तो केपेबल ही होंगे ऑफ कोर्स। और वैसे भी आपको पता ही कितना बायस चलता था उस ज़माने में, गोरे का ज़माना था, तो अगर गोरे से भी वो जीतते थे तो आप सोचेंगे कितने केपेबल होंगे। और उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही प्रिंसिपल्ड किस्म के
वो बंदे हैं। और अपने कॉलीग्स जो थे मुस्लिम लीग क्या और कांग्रेस क्या, हमेशा इनको बोलती थी कि आप बहुत प्रिंसिपल्ड हैं। कुछ लोग जो होते थे अपॉर्चुनिस्ट, आपको पता है ना, हर ज़माने में अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तो अपॉर्चुनिस्ट जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा वो नापसंद करते थे कि ये लोग जो हैं ये 2 नंबर होते हैं, इधर की इधर, उधर की उधर, और जो चमचागिरी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नापसंद वो करते हैं। वो कहते थे आदमी को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, जो बात है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। बहुत ही प्रोग्रेसिव और सेल्फलेस मुस्लिम थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ये कुर्सी दे दो, मुझे ये कुर्सी दे दो। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आपके सामने ही है कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त नेहरू और गांधी दोनों ने कहा था कि हम आपको पहला जो है गवर्नर जनरल बना देते हैं और आप पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाना उसके बाद, और आप ना बनाएं पाकिस्तान। तो बिल्कुल वो सेल्फलेस थे, जो काम फिर ठान लेते थे उसको फिर वो करते नहीं थे। तो वो कहते हैं कि इसीलिए अपने लीडर्स जो हैं दूसरे, उनके बीच में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, बहुत ज़्यादा यूनिटी के ऊपर बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी आइडियाज़ नहीं देते थे, और चाहते थे कि सब लोग जो हैं मिल के रहें। और उनकी जो वो बातें हैं वो आज भी आप सुने तो वो कहते हैं जी कि वो एक जनरेशनल आउटलुक था उनका, जो वो बातें करते थे, और बहुत ही मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था उनका, जो कि आजकल हमारे लीडर्स में बहुत ही लैकिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद जब इन्होंने, पहले तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का हिस्सा थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई ये तो अब सही से नहीं चल रही हैं, खासतौर पे जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी थी तो मुसलमानों को बहुत दीवार के साथ लगाया गया था, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को और इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और इन्होंने कहा कि लेकिन मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स आने बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इंडिया की यूनिटी और डेमोक्रेसी के ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। और अभी तक भी वो जो थे दिल से इंडियन थे, और वो कहते थे हमको सब पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करना है, और कोई भी चीज़ उनको लालच नहीं दिया जा सकता था कि तुम्हें इतने पैसे दे देते हैं, इतना बात कर देते हैं, चुप करके बैठो। नहीं, डरते वरते भी किसी से नहीं थे, बहुत ही बहादुर किस्म के थे, लेकिन बहुत ही उनका विजन था। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़ी डिबेट है, बड़ा उनका सेक्युलर विजन था। अब सेक्युलर का मतलब हम बहुत ही गलत समझ लेते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें टॉलरेंस, फेयर प्ले है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबडी। तो उसके ऊपर जिन्ना साहब जो हैं वो बिलीव करते थे। और कोई हमारे जो मुल्ला है, ज़ाहिर है उस वक्त भी उनको कहते थे क्या है, वकील ही है ना, होर की वड्डी गल है। लेकिन वो जिस तरह का वकील था वैसा और कोई हिंदुस्तान में था नहीं। अच्छा, अपने कंट्री में जो हम इस वक्त देख रहे हैं प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह उनके ऊपर रहम करे। लेकिन वो कहते हैं जी कि अगर किसी को भी सोचना है और देखना है कि जिन्ना साहब किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, तो 11 अगस्त 1947 की जो उनकी स्पीच है उसको आप सुन लें तो आपको सारे का सारा जिन्ना साहब का विजन फॉर पाकिस्तान जो है वो समझ आ जाएगा। वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री रहे, सेक्युलर अगेन, जिसमें टॉलरेंस रहे, फेयर प्ले रहे, माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छी तरह सलूक किया जाए। और वो कहते हैं जी कि ये इसेंशियल फाउंडेशंस थे उनके। अच्छा, इसके ऊपर अब बेशुमार जो लोग हैं उस ज़माने के, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो जो है लिखा भी था, और इनके बारे में बहुत सारी वो बात भी करते थे कि ये किस तरह का आदमी है, क्या है, क्योंकि बहुत कुछ जो है कुछ सीक्रेसी भी थी इनके इर्द गिर्द। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लोग समझते थे कि ये बहुत ही प्राउड या घमंडी किस्म के बंदे हैं, लोग डरते थे इनसे, ज़ाहिर है। बहुत टॉप क्लास सूट्स पहनने, अंग्रेज़ी बोलनी, पाइप लगाते थे और सिगार्स पीते थे, तो लोग समझते थे ये बहुत ही प्राउड किस्म का आदमी होएगा। लेकिन जैसे कि आपको हमने बताया यह कि जो सरोजनी नायडू हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ही वार्म किस्म के आदमी थे, और किसी का जो है ना, जिसको कहते हैं ना नो नॉनसेंस टाइप आदमी, वो नो नॉनसेंस टाइप आदमी था। बल्कि एक दफ़ा अपनी वाइफ को जो है रुति बाई उनको लेकर गए, तो रुति बाई बहुत ही जो है मॉडर्न किस्म का ड्रेस उस वक्त पहनती थी। तो कुछ ठंडा महीना था और उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी बहुत पतली सी। तो वो जो वॉइस रॉय की वाइफ थी लॉर्ड वेवल की, वो ज़रा थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी। तो वो जिस वक्त आई तो उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना हुआ था और पतली भी थी साड़ी भी। तो उन्होंने उठा के एक शॉल दे दी उनको और उनको कहा जी कि ये आप पहने। तो जिन्ना साहब ने बहुत माइंड कर लिया उसको। उन्होंने कहा मेरी बीवी को कोई कुछ नहीं बता सकता कि वो क्या पहने और कैसे, अगर उसको सर्दी लग रही होगी तो वो मुझसे कहेगी और मैं फिर उसका ख्याल करूँगा। तो वो उठ के, हालांकि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था, उसके साथ वो जो था डिनर था, उठ के चले गए, कहने लगे नहीं आप इतना ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते मेरी वाइफ को, आपने क्यों उनको शॉल दिया। तो मतलब बहुत वही जो बात है कि प्रिंसिपल्ड किस्म के जो थे वो बंदे थे, और इसीलिए उन्होंने जो कुछ वो चाहते थे कि पाकिस्तान को कैसा मुल्क होना चाहिए
अपनी 1947 की जो स्पीच थी उन्होंने अगस्त की, उसमें सारा कुछ कह दिया था। अच्छा, इसके ऊपर अब बेशुमार लोगों ने लिखा है। पिछले 5 सालों में मैंने आपके साथ वॉलपर्ट के बारे में तो बताया ही है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा इनके ऊपर और या बहुत क्लोजली इनको मॉनिटर किया। इसके अलावा जो कुछ अर्सा पहले जसवंत सिंह साहब ने जो किताब लिखी थी वो भी पढ़ने के लायक है, उसके ऊपर भी अब मैंने पूरा एक जो है वो प्रोग्राम किया था जिन्ना साहब के ऊपर। और आपको पता ही है कि वो बुक जो है बल्कि इंडिया में बैन कर दी गई थी और कहा गया था कि भाई तुम जिन्ना की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हो, तो इस तरह। लेकिन अब आज हम कुछ और ऐसे हिस्टोरियंस और राइटर्स की और ऑथर्स की बात करते हैं जिसकी आज तक हमने कभी भी बात नहीं की। और वॉलपर्ट की तरह के बंदे तो बहुत ही फेमस हैं, या जसवंत सिंह की तरह के बंदे तो बहुत ही फेमस हैं। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ लिखने वाले थे, या तो उस ज़माने के एडिटर्स थे या ये ऑथर्स थे, तो इनका काम बस सिर्फ बैठ के लिखना होता था, तो इसलिए शायद ये ज़्यादा लोगों के सामने आते नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये भी जब हिंदुस्तान आते थे तो बहुत, या जो जिन्ना साहब जब इंग्लैंड जाते थे तो इनके साथ जब मुलाकातें होती थी तो ये बहुत उनसे इम्प्रेस होते थे। और बहुत सारे लोगों ने फिर बहुत सारी जो हैं चीज़ें इनके ऊपर लिखी, कुछ बुक्स लिखे। ये एक ब्रिटिश कॉलमिस्ट और इकोनॉमिस्ट और एडिटर थे। इनका नाम था H.V. हॉटसन, और बहुत एडमायर इनको करते थे इनके जो प्रिंसिपल स्टैंड होता था उसके ऊपर। वो कहते हैं जी कि मैंने जो है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि एक ऐसा आदमी कि इसके जो पॉलिटिकल एनिमीज़ थे वो भी नहीं कहते थे कि जिन्ना जो है वो करप्ट है, या कि बहुत ज़्यादा जो है अपने किसी ओहदे के लिए काम करने वाला आदमी है, सेल्फ सीकिंग नहीं है बिल्कुल, और ना ही करप्ट है। और वो कहता है जी कि मैंने एक्चुअली इनके पॉलिटिकल एनिमीज़ के साथ बात की, लेकिन बात तो वही है कि उस वक्त के जो पॉलिटिकल एनिमीज़ थे उनमें भी कुछ कैरेक्टर था। पॉलिटिकल एनिमीज़ हम किसको कह सकते हैं, हालांकि जिन्ना साहब ने तो कभी किसी को एनिमी नहीं समझा, लेकिन जो लिखने वाला है वो समझता था कि जैसे जो हैं गांधी जी या कि नेहरू साहब जो हैं वो शायद हैं, तो वो उनसे भी शायद इन्होंने बात की रहेगी। तो वो कहते हैं कि उनके पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं वो भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। और वो कहते हैं जी कि इस तरह का इसका कमांड था, इतनी इसकी पॉपुलैरिटी थी कि जो चाहता ये कर सकता था उस ज़माने में। यानी वही जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि नेहरू और गांधी ने कहा था कि हम आपको पहला गवर्नर जनरल या आपको पहला प्राइम मिनिस्टर बना देंगे यूनाइटेड हिंदुस्तान का, तो आप ना जाएं। तो वो कहते हैं जी इतना ये पॉपुलर था ये आदमी, कुछ भी चाहता, अगर ये करप्ट होता और ये कुछ भी कोई मालशाल बनाना भी चाहता तो ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं किया। बड़ा ही आइडलिस्ट था एंड अ मैन ऑफ, इसके ये वर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि ही वॉज अ स्टेडफास्ट आइडलिस्ट एज वेल एज अ मैन ऑफ स्क्रूपलस ऑनर। यानी कि उस ऑनर को आप हिला ही नहीं सकते, ना आप उसको खरीद सकते हैं, ना आप उसको मिटा सकते हैं, ना आप उसको कोई लालच दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा स्क्रूपलस ऑनर था इस आदमी का। हैरी ट्रूमन जो हैं वो भी जो हैं बहुत एडमायर करते थे इनको, और उन्होंने भी लिखा जी कि ये जो हैं पाकिस्तान का जो ड्रीम था उसके फिर ये ओरिजिनेटर बन के जिस तरह से फिर ये आगे लेकर चले हैं उस ड्रीम को, और ये फादर और स्टेट के आर्किटेक्ट बने ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन। जिन्ना साहब जो हैं उनका डिवोशन और उनकी लॉयल्टी जो है वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। ये हैरी ट्रूमन लिखते हैं और वो कहते हैं जी कि ऐसा मैंने देखा नहीं, डिवोशन और लॉयल्टी वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। लॉर्ड पैटिक लॉरेंस जो कि बहुत बड़े ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और हिस्टोरियंस उनको बहुत ज़्यादा कोट करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ज़माने में, उस ज़माने में वो जो था उसमें लिखा, जो दुनिया की बदलते हुए हालात थे, इंग्लैंड कैसे था, सब कॉन्टिनेंट कैसे था और हिंदुस्तान के अंदर चीज़ें कैसे चल रही थी, या कि हिंदुस्तान की जो इंग्लैंड की जो दूसरी कॉलोनीज़ थी उसमें बहुत क्या चल रहा था। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है उनको बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस आज भी कोट करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि गांधी जी की डेथ तो एक असैसिन के हाथों हुई, लेकिन जिन्ना साहब की डेथ हुई उसकी डिवोशन टू पाकिस्तान की वजह से, कि जितना उसको मोहब्बत था इस मुल्क से जो ये बनाना चाहते थे, उस डिवोशन की वजह से ने इनकी जान ले ली। अब इसमें बड़ा डीप मतलब है। डीप मतलब क्या है कि इनको टीबी हो गई थी और वो टीबी बताते नहीं थे किसी को, कि कोई जो है पाकिस्तान का जो ये ड्रीम है इसको कहीं ख़त्म ही ना कर दे और यूनाइटेड इंडिया रहने दे। तो उसका वो जिक्र कर रहे हैं लॉर्ड पैथिक। वो कहते हैं इसको जो डिवोशन थी पाकिस्तान के लिए वो खा गई इस आदमी को। लॉर्ड लोथियन जो हैं वो भी बहुत बड़े ब्रिटिश ऑथर हैं और आपने अक्सर उनकी किताबें जो हैं पढ़ी होंगी। तो लॉर्ड लोथियन जो हैं वो कहते हैं कि जिन्ना साहब ने ये जो मुल्क बनाया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह का मुल्क इसको मिला है वो एटलीस्ट 25 साल लगेंगे
कि ये मुल्क में चीज़ें सेटल होएंगी। लेकिन वो कहते हैं जी कि दुनिया किन को याद रखती है? दुनिया याद रखती है या तो ग्रेट वॉर्स को या ग्रेट मैन को। तो जब जब दुनिया जो है ग्रेट वॉर्स और ग्रेट मैन को याद करेगी तो उसमें एक नाम जिना का भी होएगा। लॉर्ड माउंटबेटन तो आपको पता ही है, लास्ट वॉइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, और वो भी कहते हैं कि जिना साहब को झुकाना बहुत ही मुश्किल था। और उनका ये जो आज कमेंट मैंने लिया है, उनकी जो यादाश्तें हैं उसमें से लॉर्ड माउंटबेटन साहब की, वो कहते हैं जी जिना नेवर मेड एन अग्रीमेंट बाय बाउइंग डाउन टू एनीबडी बट ऑन इक्वल बेसिस। वो कहते थे जी कि मास्टर नहीं बनना, इक्वल बेस पे मेरे से बात करो, रीज़न के बेस पे मेरे से बात करो, और रीज़न पे मैं आपको जो है आपके आगे सर झुकाऊंगा, उसके बगैर मैं आपके आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तो कहते हैं सर झुकाते नहीं थे बिला वजह के, या जो है लोगों के बातों के ऊपर जो है वो बिल्कुल आर्ग्यू करते थे, और आर्ग्यूमेंट में वो ज़्यादातर जीतते थे, और इसलिए उनको ज़्यादा सर झुकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सर पैट्रिक स्पेंस जो हैं यूनाइटेड इंडिया के पहले चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने भी लिखा है कि कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसी औरत मैं यूनाइटेड इंडिया में आई हैव नेवर कम अक्रॉस, या ज़ाहिर उन्होंने आई हैव ही लिखना है, उस ज़माने में वो लिख रहे थे कि जिन्होंने इनकी ऑनेस्टी और ऑनर के खिलाफ बात की हो। वो कहते हैं हिंदुस्तान में मैं किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला हूं कि जो इनकी ऑनर और इनकी ऑनेस्टी के खिलाफ बात करता था। ही वॉज द मोस्ट, उसने नहीं लिखा सर पैट्रिक ने ये नहीं लिखा ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, नहीं, उसने लिखा है द मोस्ट अपराइट पर्सन, द मोस्ट अपराइट पर्सन जिना साहब के बारे में दैट आई नो। और वो कहते हैं जी कि मैंने इनसे ज़्यादा सच्चा और ऑनर वाला, यानी कि जो है जिसको ऑनर को क्या बोल सकते हैं, जो बहुत ही यानी वज़ादार आदमी और इज़्ज़त से जीने वाला आदमी, मैंने इनसे ज़्यादा और ऑनेस्टी से जीने वाला आदमी मैंने कोई भी इनसे ज़्यादा नहीं देखा है। और वो कहते हैं जी एज़ फार एज़ आई नो कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है। वो कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा जिना साहब को कि कभी उन्होंने झूठ बोल के या किसी को धोखा दे के कोई चीज़ जो है वो जीतने की कोशिश की होए। हमेशा वो जो है कोशिश करते थे कि वो चीज़ अडाप्ट करें जिसके ऊपर वो रीज़न दे सकते हैं, जिसको कि वो मनवा सकते हैं अपने रीजनिंग की वजह से। धोखा कभी नहीं देंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जनाब बहुत बड़ी बातें हैं जिनको कि आज हम याद कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि मुल्क की हालत देख के हमें रोना भी आता है कि जो जिना साहब के आइडियल्स थे कि सच्चाई पे कायम रहो, जुडिशरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, सिविलियन गवर्नमेंट चलाओ, मिलिट्री को सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर रखो, जर्नलिस्टों को मारदार ना करो, माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म ना करो, उनको पकड़ पकड़ के बंद मत करो, क्योंकि वो कहते थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कि सिटीजन्स को जब तक आप प्रोवोक नहीं करेंगे तो वो ये मार धाड़ ये चीज़ नहीं करेंगे। उनसे मिलें, उनसे बैठें, उनकी बात सुनें। तो ये आइडियल्स थे जिना साहब के। मगर मैं वही सोचती हूँ और देखती हूँ कि जिना साहब की हम 14 अगस्त तो मनाते हैं बड़े ज़ोर शोर से, जैसे कि हमने आज भी मनाया यहाँ पे, और कल खैर 14 हो गई थी पाकिस्तान में मनाया, लेकिन हम उस आदमी ने जिसने ये मुल्क बनाया था उसके आइडियल्स तो हम सारे ही भूल चुके हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ देखें हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, डिसीव करते हैं, और झूठ बोल के कुछ भी हम हेल्प लेना चाहते हैं, कुर्सियाँ लेना चाहते हैं। और इनके बारे में क्या लोग कहते थे, इनके दुश्मन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फलेस थे, कुर्सी वुर्सी कोई उनको वो मैटर नहीं करती थी। तो बस वही है कि सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है उनकी स्पीच में जो 11 अगस्त की है, और अगर कोई ना सीखना चाहे तो फिर वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। बिल्कुल जनाब।